घटना चक्र का पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं हम, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। इसमें लगभग 111 क्वेश्चंस का कंटेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आई होप इससे पहले की वीडियोस आपको पसंद आ रही है फ्रेंड्स। तो इसको शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत से सवाल पूछे गए हैं, बहुत अलग अलग एग्जाम में, बीपीएससी में भी पूछे गए हैं, एमपीपीसीएस में भी पूछे गए हैं, आईएएस प्रीलिम्स तक में पूछे गए हैं। उत्तराखंड, झारखंड, यूपीपीसीएस, राजस्थान, कोई सा भी आप ले लीजिए, हर जगह पूछे गए। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की जाए फ्रेंड्स कि भाई कितने आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट हैं हमारे संविधान में। तो अगर ओरिजिनली बात की जाए फ्रेंड्स, तो ओरिजिनली नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे 395, ठीक है, शेड्यूल थे 8 और पार्ट थे 22। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे 395, शेड्यूल थे 8 और पार्ट बना 22। पर ऑब्वियस सी बात है, हमारे संविधान में धीरे धीरे चीजें चेंज होंगी, तो चेंज होंगी तो इन नंबर में भी फर्क आएगा। तो ये जो पहला सवाल है कितने आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट थे, ये झारखंड पीसीएस 2016 का सवाल है फ्रेंड्स। दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। अब दूसरे सवाल पे आने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, चूंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बहुत तेजी में कर रहा हूँ चीजों को। अभी की बात अगर करें तो अभी कितने आर्टिकल्स हैं लगभग, तो अभी टोटल 448 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। टोटल 448 आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल हैं 12, पार्ट हैं 25 फ्रेंड्स। यानी पहले जो ओरिजिनल 395 आर्टिकल्स थे वो पलट के हो गए हैं 448, 8 शेड्यूल्स थे वो अब बन गए हैं 12, 22 पार्ट्स थे वो अब हो गए हैं 25, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई धीरे धीरे अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, नंबर भले ही सेम हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 51A, तो 51 ही नंबर है, बट उसमें आर्टिकल 51A जोड़ दिया, आर्टिकल 39A हो गया। तो इस तरीके से आपके आर्टिकल्स के नंबर बढ़ते गए, टोटल 448 आर्टिकल्स हो गए, शेड्यूल हो गए 12 और टोटल पार्ट हो गए आपके 25 फ्रेंड्स। यहाँ पे शेड्यूल्स के बारे में मैं आपको एक अलग से इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा फ्रेंड्स। शेड्यूल के बारे में अलग से इन्फॉर्मेशन क्या देना चाहूंगा कि देखिए, ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल के बाद 4 शेड्यूल और जोड़े गए हैं। उसमें पहला शेड्यूल कब जोड़ा गया, जिसको बोलते हैं 9th शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल जोड़ा गया वो था 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल को जोड़ा गया आपका फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू, लिख लीजिए, 9th शेड्यूल जोड़ा गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू। अब इसमें क्या है वो धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे, पता चल जाएगा। फिर 10th शेड्यूल आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, कि भाई अगर किसी पार्टी से कोई एक पर्सन इलेक्ट हुआ पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, उसके बाद अगर वो पार्टी छोड़ किसी और पार्टी में चला जाता है तो इस बेसिस पे उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इसके सारे प्रोविजंस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ को 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू जोड़ा गया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये है भाई 52nd अमेंडमेंट एक्ट और ये है आपका फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स 11th और 12th शेड्यूल। 11th और 12th शेड्यूल बहुत आसान है फ्रेंड्स, क्योंकि 11th और 12th शेड्यूल है आपका म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड, 11th शेड्यूल है आपका पंचायत से रिलेटेड। दोनों 1992 में आए हैं, 1992 में आए हैं फ्रेंड्स। और 11th शेड्यूल किसके थ्रू आया है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 12th शेड्यूल किसके थ्रू आया है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। आई होप यहां तक चीजें आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगर इससे रिलेटेड कुछ होगा तो मैं आपको फिर से बताऊंगा फ्रेंड्स। टोटल अगर हमने, अच्छा पार्ट से रिलेटेड एक चीज फ्रेंड्स मैं आपसे बात करूंगा, 25 पार्ट की बात, हमने शेड्यूल्स की तो बात कर ली, ये 22 और 25 का कंसेप्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं। 22-25 का कंसेप्ट क्या है। ओरिजिनली देखिए 22 था, फिर बाद में अभी क्या है, कितने पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स है। अभी 25 पार्ट्स कैसे हो गए, कौन कौन से पार्ट बाद में आके जुड़े हैं, अगर इसकी बात की जाए तो देखिए एक पार्ट 4A है जुड़ा है, पार्ट 4A। पार्ट 4A किससे डील करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज से, पार्ट 4A जोड़ा गया है। फिर एक पार्ट 9A जोड़ा है, पार्ट 9A। ये पार्ट 9A आपका किससे डील करता है, पंचायत से डील करता है फ्रेंड्स, ठीक है। एक पार्ट 9B जोड़ा गया है, पार्ट 9B किससे डील करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है पार्ट 9B। उसके बाद एक पार्ट 14A जोड़ा गया है, पार्ट 14A। ये पार्ट 14A किससे डील करता है फ्रेंड्स, ये ट्राइब्यूनल से डील करता है। तो इस हिसाब से कितने पार्ट्स हो गए, 22 में जुड़ गए आपके 4, तो हो गए 26, लेकिन 26 नहीं है, टोटल 25 है, क्योंकि 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू पार्ट 7 को हटा दिया गया था। तो अगर टोटल एब्सोल्यूट नंबर पूछा जाए पार्ट्स का आपसे तो वो है 25 और शेड्यूल्स का तो वो है 12, ठीक है। अब बहुत टाइम हमने इसमें ले लिया, जल्दी से आगे चलते हैं, दूसरे सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी यूपीपीसीएस का सवाल है। Which part of the Constitution contain provisions relating to citizenship? तो भैया इसका सीधा सीधा आंसर है पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने दे रखी हैं कि भाई फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, पार्ट 6।
यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मैं किस हिसाब से इन चीजों को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, बस ये समझ लीजिएगा। मैं इस हिसाब से चीजों को इंक्लूड कर रहा हूँ जो जो सवाल पूछे गए। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि भाई ये सब कौन से आर्टिकल, कौन से पार्ट, कौन से शेड्यूल में आते हैं, तो ये भैया यूपी में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेंस में भी पूछा गया है, आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो अब अलग अलग सवाल को मैं टाइप करके उसमें क्वेश्चन टाइम वेस्ट करूं, इससे अच्छा मैं जल्दी से सारा कंटेंट कवर कर दूं यहाँ पे, ये मेरा टारगेट है। तो जो न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है ना फ्रेंड्स, वो न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स की बात करें अगर मैं आपसे फ्रेंड्स, तो फंडामेंटल राइट्स भी आपके आते हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके आते हैं फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद अगर बात की जाए फ्रेंड्स फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी किस में आ जाएंगी फ्रेंड्स? फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी आ जाएंगी पार्ट 4A में, और ये मैंने अभी आपको बताया पार्ट 4A में आती हैं आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको याद हो। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आपके सामने आ जाएगा, आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, आर्टिकल 323A। इट डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आप खुद जाके लक्ष्मीकांत खोल के पढ़िए कि आर्टिकल 323B में क्या क्या आता है। आर्टिकल 323A में तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स आते हैं, आपको देख गया। आर्टिकल 323B में कौन कौन से ट्राइब्यूनल्स आते हैं। उसके बाद पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, तो पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका डील करता है स्टेट से फ्रेंड्स। ठीक है ना, स्टेट के बनाए हुए लॉज से, इन सब चीज से डील करता है आपका कौन सा पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि विच पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस अ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत। भैया 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत को कौन करता है? तो वो करता है आपका पार्ट 9। पार्ट 9 करता है, और ये देखिए पंचायत के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, पार्ट 9 यहाँ आ रहा है। तो पार्ट 9 में 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत के बारे में बात कर रखी है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2013 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। आगे आते हैं, विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है यूपी पीसीएस मेंस 2012 का सवाल है। अब देखिए इतने सारे पार्ट्स और चैप्टर्स है ना, देखिए पार्ट्स तो एक बार चलो आदमी याद भी रखता है, उन पार्ट्स के अंदर के जो चैप्टर है उसको याद करना सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सवाल पूछा गया है इसलिए इसमें जो है उसको आप जरूर रख लें, क्योंकि यूपी पीसीएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये जरूर पूछा जा सकता है। पीसीएस के सवाल बहुत वो होते हैं, रिपीट होते हैं। जब लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स की बात आ गई, तो इसका आंसर है पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके साथ डील करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और पार्ट 11 का कौन सा चैप्टर? पार्ट 11 का चैप्टर 1 इससे डील करता है। तो पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन स्टेट्स रिलेशन से डील करता है, और उसका चैप्टर 1 इससे स्पेसिफिकली डील करता है। क्योंकि चैप्टर 1 में लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में बात कर रखी है, यहाँ पे देखिए पूछा क्या है, लेजिस्लेटिव रिलेशन का चैप्टर पूछा, तो लेजिस्लेटिव रिलेशन चैप्टर 1 में है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का जो है वो चैप्टर 2 में है पार्ट 11 के। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मुश्किल सवाल था ये। Which one of the following schedules of the Indian Constitution lists the names of states and specifies their territory? ये सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स 2003 में पूछा गया फ्रेंड्स, उसके बाद यूपी पीसीएस मेंस 2014 में भी पूछा गया इस सवाल को। सवाल इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में फ्रेंड्स सबके नाम दे रखे हैं, जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, और अगर आप कोई नया स्टेट या कोई नई यूनियन टेरिटरी लेके आते हैं तो उस नाम को आपको फर्स्ट शेड्यूल में डालना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। पर वो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 वाला अमेंडमेंट नहीं होगा। धीरे समझ में आ जाएगा। अगर आपने मेरी पॉलिटी की वीडियोस देखी तो आपको सब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपने हल्की फुल्की पढ़ाई भी कर रखी होगी तब भी आपको पता होगा। देखिए फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं पूछता हूँ आपसे, सेकंड शेड्यूल में क्या आएगा? सोचिए, तो सेकंड शेड्यूल में भैया जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल है, उनकी सैलरीज आएंगी। थर्ड शेड्यूल में क्या आएगा? थर्ड शेड्यूल में आएगा फ्रेंड्स फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ। थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन आएगा। और इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी चीज है, उस पर भी हम थोड़ी देर में आते हैं। फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आएगा फ्रेंड्स? फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा कि भाई राज्यसभा में सीट का एलोकेशन कैसे होगा। ये चीज कहां पर लिखी हुई है? फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा आपको मैं थर्ड शेड्यूल के बारे में। थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशंस दे रखे हैं। ये सवाल जो थर्ड शेड्यूल वाला है ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2017 में आया था। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2017 में क्या हुआ था कि बहुत सारे नाम ले लिए गए थे। जैसे कहा गया था मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, फिर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फिर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये लिख दिया।
और कहा कि भाई इन सब की ओथ और एफर्मेशन क्या थर्ड शेड्यूल में लिखी है, उसमें एक ऑप्शन प्रेसिडेंट भी था फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, थर्ड शेड्यूल में मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, फिर जो पार्लियामेंट में लोग इलेक्ट हो रहे हैं उनकी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की, फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर में मेंबर्स इलेक्ट होते हैं उनकी, मिनिस्टर्स की, इन सब की ओथ है थर्ड शेड्यूल में। लेकिन थर्ड शेड्यूल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ नहीं होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ अलग से आर्टिकल 60 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है फ्रेंड्स, इस बात को याद रखिएगा। तो अगर आपको कहीं पे एक ऐसा सवाल आता है जिसमें आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन रखा जाता है जिसमें लिखा जाता है कि प्रेसिडेंट की ओथ थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रेसिडेंट की ओथ अलग से आर्टिकल 60 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है। आगे चलते हैं। यहां पे फ्रेंड्स बात हो रही है कि भाई ये शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, और आपको बताना है कि ये भैया किस किस चीज से डील करते हैं। तो चौथे शेड्यूल की तो मैंने आपको बात बता दी फ्रेंड कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा में सीट एलोकेशन कैसे होगा। तो उसके बाद 5th शेड्यूल आपका शेड्यूल एरिया से डील करता है, और उन शेड्यूल एरिया से जहां पे ट्राइबल लोग रहते हैं, एससी कैटेगरी के लोग रहते हैं, लेकिन वो 4 स्टेट्स के नहीं है जो कि है एएमटीएम, आसाम, त्रिपुरा, ठीक है, और आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो एएमटीएम वाले कहां पे आ जाएंगे, एएमटीएम वाले आ जाएंगे 6th शेड्यूल में, जिसको आप बोलते हो ट्राइबल एरियाज। 5th शेड्यूल को बोलते हो आप शेड्यूल्ड एरियाज। 7th शेड्यूल में आ जाती है आपकी लिस्टें। कौन सी लिस्टें, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये आ जाती है आपकी 7th शेड्यूल में फ्रेंड्स, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। फिर उसके आगे बात की जाए फ्रेंड्स 8th शेड्यूल में क्या क्या है। 8th शेड्यूल में है आपकी लैंग्वेजेस, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 22, ठीक है। 9th शेड्यूल में फ्रेंड्स आपका क्या जाता है, देखिए 9th शेड्यूल तो भैया बहुत पहले लागू कर दिया गया था। हुआ यह था कि लैंड रिफॉर्म्स करने थे, तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट जो भी लॉज बना रही थी ना, उन लॉज की जुडिशियल स्क्रूटनी ना हो सके, इसलिए गवर्नमेंट उसको 9th शेड्यूल में डाल देती थी। तो इसलिए 9th शेड्यूल लेके आया गया था। अब 9th शेड्यूल 1973 के बाद जितने भी लॉज बने उसमें 9th शेड्यूल ऑलमोस्ट इनफेक्टिव हो गया, और 10th शेड्यूल आपका एंटी डिफेक्शन प्रोविजन से डील करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी चीजें आई होप आपको समझ में आई हो अच्छी तरीके से फ्रेंड्स, ठीक है। इतने सारे हमने देखे हैं, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं। टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉज हैव बीन इंक्लूडेड इन, किसमें जोड़े गए भाई, अभी अभी मैंने आपको बताया कि स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉज को जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन को देने के लिए कहां जोड़ा गया था, 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। और ये 9th शेड्यूल किसके थ्रू लाया गया था फ्रेंड्स, ये लाया गया था आपका फर्स्ट पहला ही अमेंडमेंट एक्ट जो था ना, उसके थ्रू लाया गया था 1951। मैंने सबसे पहला अमेंडमेंट एक्ट करके इसी को सीधे लेके आया गया 9th शेड्यूल को। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यूनियन लिस्ट में है यहाँ पे कितने, ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट्स थे, 97 सब्जेक्ट्स थे। ये 7th शेड्यूल की बात हो रही है। स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट्स थे, 66 सब्जेक्ट्स थे। कॉन्करेंट लिस्ट में ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट्स थे, 47 सब्जेक्ट्स थे। अभी की सिचुएशन ये है कि कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं, ये याद रखिएगा। और इनिशियली अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, देखिए बीपीएससी 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी 2016 में प्रीलिम्स 2016 में क्वेश्चन पूछा गया कि ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट में कितने कितने सब्जेक्ट थे। तो अभी मैंने आपको बताया 97, 66, 47, और अभी कितने हो गए 100, 60, 52। ये अभी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये मैं उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहा हूं जिनको पूछा गया है पेपरों में। इकोनॉमिक प्लानिंग, और यहां पे मैं कह सकता हूं कि इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, भैया ये 7th शेड्यूल के कौन से लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है, यूनियन लिस्ट में आती है, कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। इसका सवाल है फ्रेंड्स कि ये आती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में। तो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। अगर आपसे किसी भी पीसेस का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ये कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स कि भैया क्रिमिनल मैटर्स कहां पे आते हैं, क्रिमिनल मैटर्स कौन सी लिस्ट में आते हैं। तो क्रिमिनल मैटर्स फ्रेंड्स आते हैं आपके कॉन्करेंट लिस्ट में, याद रखिएगा। ये जो क्रिमिनल मैटर्स वाला जो सवाल है, इसको छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया था और यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ा नहीं जा सकता। आगे चलते हैं, पुलिस, रेडियो, टेलीविजन, फॉरेन अफेयर्स। पुलिस किसके अंदर आती है, तो पुलिस आती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो ये हो जाएगी स्टेट लिस्ट। बहुत सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फॉरेन अफेयर्स की, रेडियो टेलीविजन की, तो भैया रेडियो टेलीविजन फॉरेन अफेयर्स सब आता है आपका यूनियन लिस्ट में। ये तो ऑब्वियस सी बात है, उसको गेस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये सब यूनियन लिस्ट के
सब्जेक्ट है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ये किसके अंदर आता है? तो भाई पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग आता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आ रहा है आपका पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग। और देखिए फ्रेंड्स, पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग को कॉन्करेंट लिस्ट में जोड़ा गया था किसके थ्रू? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको कॉन्करेंट लिस्ट में जोड़ा गया था। पहले ऑब्वियस सी बात है आपका स्टेट लिस्ट में था। और उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई नीचे आपको दिख रहा है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, पर पर्सन टैक्स और ट्रेजर ट्रेवल, ये सब किसके अंदर में आते हैं फ्रेंड्स? तो ये जो 16 में जितने भी हैं वो सब आपके आते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रेंड्स कि एजुकेशन विच वाज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट वाज ट्रांसफर्ड टू द कॉन्करेंट लिस्ट थ्रू विच अमेंडमेंट, एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में कब डाला गया? तो वो डाला गया आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, ठीक है। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू भी पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। तो पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्करेंट में चला गया, एजुकेशन भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्करेंट लिस्ट में चला गया। याद रखिएगा फ्रेंड्स इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट? एंटी डिफेक्शन एक्ट भाई बहुत आसान है, आपका कौन सा आएगा एंटी डिफेक्शन एक्ट में? 10th शेड्यूल आएगा। ये आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक किसके अंदर आता है, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक आपका आ जाएगा यूनियन लिस्ट में। स्टॉक एक्सचेंज किसके अंदर आता है? ये आपके आ जाएगा यूनियन लिस्ट में। ये जो सवाल मैं बोल रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज वाला, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक वाला, ये आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2009 का सवाल है और यूपीपीसीएस 2010 में भी पूछा गया था प्रीलिम्स में इसको। तो स्टॉक एक्सचेंज याद रखिएगा यूनियन लिस्ट में आता है। फॉरेस्ट किस में आता है ये बताइए, सोच के बताइए, फॉरेस्ट किस में आएगा? फॉरेस्ट आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा, यानी फॉरेस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों नियम बना सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में केवल यूनियन नियम बना सकता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी केवल यूनियन ही नियम बना सकता है, यूनियन लिस्ट में आएगा। और पब्लिक हेल्थ किसका डोमेन है? पब्लिक हेल्थ है आपका स्टेट लिस्ट का डोमेन, वो स्टेट लिस्ट में आता है। बहुत सी ऐसी चीजें फ्रेंड्स याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंसस किस में आता है फ्रेंड्स, तो सेंसस आता है आपका यूनियन लिस्ट में, जो सेंसस कंडक्ट होता है। पुलिस और पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट में। पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग में आपको बता चुका हूं कॉन्करेंट लिस्ट में। पढ़ते हैं आगे। अब फ्रेंड्स यहां पे बात आती है, कुछ चीज आपसे पूछेंगे 10th शेड्यूल वाला। अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा 10th शेड्यूल वाले सवाल की। देखिए जो 10th शेड्यूल वाला सवाल है फ्रेंड्स, ये भाई बहुत जगह पूछा गया है। यूपीपीसीएस आईएएस प्रीलिम्स 1998 में पूछा गया, आईएएस प्रीलिम्स 2014 में भी सवाल को पूछा गया था फ्रेंड्स। एंटी डिफेक्शन लॉ को अभी फिर से बता देता हूं आपको, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू जोड़ा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यूपीपीसीएस में भी आया है ये सवाल, मेंस 2005 में। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1997 में भी आया है, बीपीएससी प्रीलिम्स 1996 में भी आया है ये सवाल, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ चीजें देखते हैं फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर, पंचायती राज, रेलवे, पुलिस फोर्स, क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो रही है यहाँ पे। एग्रीकल्चर, अब ये जितने भी मैंने आपको चीजें बताई है फ्रेंड्स, ये कौन कौन सी लिस्ट में आती हैं? रेलवेज आपका ऑब्वियस सी बात है यूनियन लिस्ट में आने वाला है, ठीक है। रेलवे इज इन यूनियन लिस्ट, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करें फ्रेंड्स, तो एग्रीकल्चर किस में आएगा? एग्रीकल्चर आएगा आपका स्टेट लिस्ट में। ये चीजें बहुत कंफ्यूजिंग है फ्रेंड्स, इसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको बाद में याद रहने वाली, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ ये आपको बाद में याद रहने वाली नहीं है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एग्रीकल्चर स्टेट में है, रेलवे आपका यूनियन लिस्ट में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे ही बात होती है रेलवे पुलिस की, रेलवे पुलिस आपका स्टेट लिस्ट में, रेलवे पुलिस कम्स अंडर स्टेट लिस्ट फ्रेंड्स। और अब कौन सा बचा? अब बचा पंचायती राज फ्रेंड्स। तो पंचायती राज कम्स अंडर विच थिंग? पंचायती राज कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। तो पंचायती राज स्टेट लिस्ट, रेलवे यूनियन लिस्ट, रेलवे पुलिस स्टेट लिस्ट, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट। आगे आते हैं, देखिए पुलिस, प्रेजेंस, पब्लिक ऑर्डर, तीनों पुलिस, प्रेजेंस और पब्लिक ऑर्डर,
ये किसको बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स? ये तीनों बिलोंग करेंगे आपका स्टेट लिस्ट को। और वहीं पे अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर की बात कर लें तो क्रिमिनल प्रोसीजर आपका आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर इज इन कॉन्करेंट लिस्ट, प्रिजन्स, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस आर इन स्टेट लिस्ट। आगे आ जाते हैं मैरिज, डिवोर्स एंड अडॉप्शन। मैरिज, डिवोर्स एंड अडॉप्शन 7th शेड्यूल में कहां पे आते हैं? आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। तो मैरिज, डिवोर्स एंड अडॉप्शन आते हैं आपके कॉन्करेंट लिस्ट में। अच्छा, टैक्सेस और फी को इंपोज करने की पावर गवर्नमेंट को कहां से मिलती है? ये सवाल आया था आईएएस प्रीलिम्स 2009 में। तो आईएएस प्रीलिम्स 2009 में आया है, इसको प्रूव करना मुझे जरूरी लगा कि भैया गवर्नमेंट को टैक्सेस और फीस को इंपोज करने की ताकत कहां से मिलती है गवर्नमेंट को। तो भाई इसका जो ऑप्शन थे वो थे 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 11th शेड्यूल। तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर है 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, आपका कॉन्करेंट लिस्ट है, और इन लिस्टों में तो लिखा है कि भाई किस किस चीज की पावर किस किस के पास है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हो कि 7th शेड्यूल से ये पावर मिल रही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भाई कॉर्पोरेशन टैक्स, सेंसस, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग के बारे में मैं पहले बता चुका हूं फ्रेंड्स, दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। सेंसस मैं बता चुका हूं, यूनियन लिस्ट। कॉर्पोरेशन टैक्स ऑब्वियस सी बात है, कॉर्पोरेशन टैक्स इसकी बात आ जाएगी फ्रेंड्स। कॉर्पोरेशन टैक्स तो हमेशा ही यूनियन लिस्ट में आने वाला है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट मेजर टैक्सेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। लैंड रिफॉर्म किसके अंदर आते हैं? तो लैंड रिफॉर्म्स की जब बात आएगी तो लैंड रिफॉर्म्स हमेशा किसमें आएंगे? स्टेट लिस्ट में आएंगे, क्योंकि लैंड, एग्रीकल्चर, दिस इज अ डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका पूछा गया है आईएएस प्रीलिम्स 2008 में। Which schedule of the Constitution of India contains special provisions for the administration and control of scheduled areas in several states? ऑप्शन दे रखा है 3rd, 5th, 7th, 9th। तो शेड्यूल्ड एरियाज किसमें दे रखे हैं? 5th शेड्यूल में दे रखे हैं। तो शेड्यूल्ड एरियाज आपके दे रखे हैं 5th शेड्यूल में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक सवाल पूछा गया फ्रेंड्स, प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ दिस। शेड्यूल 6 के बारे में मैंने आपको बताया था, ट्राइबल एरिया से डील करता है शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 डील विद ट्राइबल एरियाज एंड शेड्यूल 5 डील्स विद शेड्यूल्ड एरियाज। शेड्यूल्ड एरियाज में ट्राइबल एरियाज नहीं आते हैं, जो 4 स्टेट्स के एएमटीएम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो आपका एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2005 में पूछा गया था। ऑप्शन थे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो मणिपुर गलत था, एक्चुअली आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एएमटीएम याद रखिएगा, शेड्यूल 6 में आता है आपका एएमटीएम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। पंचायत को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है वो कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है, ये सवाल है। ऑप्शंस देता हूं, ये राजस्थान पीसीएस का सवाल है प्रीलिम्स 2007 का। तो भैया पंचायत को कौन से आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया? 226, 243, 239, 219। तो ये दिया गया आपका आर्टिकल 243 के अंदर। 243 में बहुत सारे सब आर्टिकल्स हैं, उसके अंदर पंचायत को पावर मिली हुई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका डील करता है पंचायती राज से। 12th शेड्यूल डील करता है म्युनिसिपैलिटी से। पहले बता चुका हूं, बहुत ही आसान सवाल है और देखने वाली बात है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2015 का सवाल है। बहुत आसान सवाल भी मिलते हैं आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 29 को झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2013 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29। द प्रोविजन दैट no bill imposing tax can be introduced in the legislature except on the recommendation of the president is covered in the constitution of India under a no bill imposing tax can be introduced in the legislature except on the recommendation of the president। ये कौन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब कहां पे ये कवर्ड है, कौन से आर्टिकल में ये वाला क्लॉज कवर्ड है? ऑप्शन थे आर्टिकल 117, 266, 306, 307। आंसर है आर्टिकल 117। फाइनेंशियल बिल्स के बारे में भी आर्टिकल 117 में हमको बताया गया, आर्टिकल 117 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अलग से मैंने वीडियो बनाई है, मेरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आपको इन पे वीडियोस मिल जाएंगी डिटेल, आप चाहे तो वहां जाकर देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता हो तो। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका यूपीपीसीएस मेंस 2012 का सवाल है और भी यूपीपीसीएस एग्जामों में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। इनमें से कौन ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करता है? आर्टिकल 310 था, 311 था, 312 था, 313 था। तो इसका आंसर है आर्टिकल 312 फ्रेंड्स। आर्टिकल 312 बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज की। अब यहाँ पे कुछ और सवाल फ्रेंड्स आपके सामने आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में बात होती है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल का नाम बताइए फ्रेंड्स। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा तो ये है आर्टिकल 124 में। अगर आप बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो है मेन आर्टिकल वो है आर्टिकल 324।
अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 315। अगर आप अटॉर्नी जनरल के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप देखिए एडवोकेट जनरल के बारे में, तो एडवोकेट जनरल के बारे में किसमें दे रखा है, आर्टिकल 165 में दे रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं फ्रेंड्स आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो जरूरी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम्स। इन आर्टिकल्स को आप जरूर अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, काफी आपको मदद देने वाले हैं आगे आने वाले समय में। ये जहां तक बात है फ्रेंड्स की ये जो अटॉर्नी जनरल है हमारा, ये अटॉर्नी जनरल कौन से में आता है, तो अटॉर्नी जनरल आपका आता है आर्टिकल 76 में। और यहाँ पे आप एक को रिलेशन देखो फ्रेंड्स, 76 में आप कितना जोड़ दो कि आपको 165 मिल जाएगा, 76 में आप कितना जोड़ दो कि आपको 155, अगर आप 76 में 89 जोड़ दोगे ना तो आपको 165 जुड़ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है ना कि बहुत सारे पब्लिक ऑफिशियल्स की जब आप बात करोगे तो सेंटर पे जो प्रोविजन है, अगर उसका स्टेट का प्रोविजन निकालना हो तो आप 89 जोड़ दो उसमें, पर ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको हर जगह एप्लीकेबल मत करिएगा। यहाँ पे बस मैं आपको इसलिए बोलता रहा हूँ कि अगर आपको अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल याद हो, एडवोकेट जनरल झूठ भूल गए हो तो 89 जोड़ दीजिएगा, एडवोकेट जनरल याद हो, अटॉर्नी जनरल भूल गए हो तो 89 माइनस कर दीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने अलग अलग लिस्ट कर दिए हैं ताकि उनको रिवीजन के पर्सपेक्टिव से हम लोग देख सकें और जब हमारे सामने क्वेश्चन आए तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकें। सबसे पहले बात की गई है आर्टिकल 39A की। आर्टिकल 39A में क्या है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इसको बाद में जोड़ा गया है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। आर्टिकल 40 में क्या है, आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत है। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे गए इसलिए मैं इनको अलग से डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आर्टिकल 44 में क्या है, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। फिर आर्टिकल 48 में क्या है, आर्टिकल 48 में एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री है फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री है। यहाँ पे एक आर्टिकल 124 है, इस आर्टिकल 124 में क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये देखिए यहाँ बताया था मैंने आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट, ये एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया जाएगा, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है। आगे आते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 245। तो आर्टिकल 245 डील करता है कि यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में पावर्स को कैसे बांटा जाएगा। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल 14 है आपका राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड, ठीक है। आर्टिकल 36 से आपके डीपीएसपी शुरू हो जाते हैं, 36 टू 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 74 आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डील करता है और आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है, ठीक है। आगे आते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 2 किससे डील करता है कि भैया किस तरीके से नए स्टेट्स को एडमिट किया जा सकता है। आर्टिकल 3 भी उसी से डील करता है। आर्टिकल 14 इसके बारे में मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। फिर आर्टिकल 22 के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 22 है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 111 द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू असेंट टू बिल्स। प्रेसिडेंट जिन बिल्स पे असेंट देगा उसकी कितनी पावर है प्रेसिडेंट की, इसके बारे में बात की गई आर्टिकल 111 में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 54 में किसके बारे में बात कर रखी है, आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रखी है। आर्टिकल 75 में हमारे प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा इस बारे में बात कर रखी है फ्रेंड्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे एस्टैब्लिश किया जाएगा इसके बारे में भी बता रखा है। आर्टिकल 155 में भैया गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा इस बारे में बता रखा है। आर्टिकल 164 में चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा इसके बारे में बता रखा है। और आर्टिकल 170 में बता रखा है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपोजिशन किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा। फिर आते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 323A के बारे में बता चुका हूं मैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स आते हैं 323A में। आर्टिकल 324 में इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। आर्टिकल 330 में भाई लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो सीटें रिजर्व कर रखी हैं उसके प्रोविजन है आर्टिकल 330 में। आर्टिकल 320 में पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड चीजें बता रखी हैं। आर्टिकल 280 बहुत आसान है, इसमें फाइनेंस कमीशन के बारे में बता रखा है। आर्टिकल 307 में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बता रखा है। आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बता रखा है। 148 में कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बता रखा है। 315 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बता रखा है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी के बारे में बता रखा है मोस्ट प्रोबेबली, यस आर्टिकल 17 रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करें धीरे धीरे आर्टिकल 78 में कि भाई प्रेसिडेंट जब भी चाहेगा उसको अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना हो तो प्राइम मिनिस्टर का काम है कि प्रेसिडेंट को वो इन्फॉर्मेशन फर्निश करेगा, इसके बारे में बता रखा है आर्टिकल 78 में। फिर आर्टिकल 192 में बता रखा है कि फ्रेंड्स कैसे जो मेंबर्स है लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट के उनको कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होगा
तो जब भी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट की डिस्क्वालिफिकेशन की बात आएगी तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस कहां दे रखे हैं, आर्टिकल 192 में दे रखे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स बात की जाए आर्टिकल 215 की, तो कहा जाएगा कि हाई कोर्ट आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये आर्टिकल 215 में बता रखा है। आर्टिकल 222 में ये बता रखा है कि एक जज को, एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में कैसे ट्रांसफर करना है, इसकी बात हो रखी है आर्टिकल 222 में। आर्टिकल 226 है रेड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। आर्टिकल 227 है कि भाई जो हाई कोर्ट के नीचे जो कोर्ट्स काम कर रही हैं उनके ऊपर कैसे वो अपना सुपरविजन करेगा। और आर्टिकल 131 में बता रखा है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये सारे आर्टिकल्स पहले पूछे गए हैं फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने एक एक करके सब आपको बता दिया है। और आप समझ लीजिए ये इंडियन पॉलिटी के सवाल है, इतना आसान नहीं है इनको इतनी जल्दी कवर करके आगे बढ़ जाना फ्रेंड्स, इसमें बहुत समय लगने वाला है। इसीलिए आपसे मैं ये करूंगा कि आप मेरी पॉलिटी की वीडियोस भी देख लें, चूंकि अभी पीसीएस के एग्जाम में टाइम है तो आप देख सकते हैं। और एंड में तो आप बस इसको देख के सीधे सीधे रिवीजन मारिएगा, चाहिए तो अपने एक वन हैंड के नोट्स बना लीजिएगा और उस हिसाब से अपनी पढ़ाई कर लीजिएगा जैसा अभी आपको ठीक लगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं अपनी चीजों को। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ये दे रखा है आपका आर्टिकल 45 में। प्रियम्बल हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स यहाँ टॉपिक पे जो कि है प्रियम्बल। प्रियम्बल इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स। ये प्रियम्बल का टेक्स्ट है, इस प्रियम्बल के टेक्स्ट को आप पढ़ें, फिर आप इस एक एलिमेंट को देखें, ये एक्स क्या है यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपको। तो इस एक्स का जो ये आईएएस प्रीलिम्स 1997 का सवाल है, इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। तो एक्स का आंसर है 26 नवंबर 1949, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो बहुत से ऑप्शन दे रहा है कि यूपी पीसीएस मेंस 2009 का सवाल है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, a sovereign democratic republic, a sovereign secular democratic republic, a sovereign socialist secular democratic republic। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो ये था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या था ये, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 1950 में। उसके बाद जो चेंजेस आएंगे उसको हम देखा जाएगा। फिर राजस्थान प्रीलिम्स का सवाल है 2003 का कि हमारी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं भारत ओनली, इंडिया ओनली, हिंदुस्तान इंडिया, भारत इंडिया। तो हमारी कंट्री को बोला जाता है भारत एंड इंडिया, भारत एंड इंडिया। तो हमारी कंट्री को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, हमारी कंट्री को बोला जाता है भारत एंड इंडिया। क्या बोला जाता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत और इंडिया दोनों का नाम, क्योंकि क्या हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस चल रही थी ना, तो काफी विवाद आ गया था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कंट्री का नाम भारत होना चाहिए, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कंट्री का नाम इंडिया होना चाहिए। तो बीच का रास्ता निकाला गया, भैया भारत इंडिया दोनों बोल दो, ठीक है। उसके बाद अब अगर प्रेम्बल की बात की जाए तो कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है, अब अगर प्रेम्बल की बात की जाए तो कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। बीपीएससी प्रीलिम्स 1995 का सवाल है, तो भैया कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है, इसके लिए हम प्रेम्बल ही खोल देते हैं। तो देखिए क्या सीक्वेंस है। सबसे पहले आया सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे 1950 के टाइम क्या था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। कौन से वर्ड आया, सोशलिस्ट आया, सेक्युलर आया। तो सोशलिस्ट सेक्युलर एक एक्स्ट्रा आया। यहाँ पे कोई एक ऐसा और वर्ड है फ्रेंड्स जो एक्स्ट्रा आ रहा है आपका, देखिए इंटीग्रिटी एक्स्ट्रा आ रहा है। और ये सब किसके थ्रू आया है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ये सारी कार्यस्थानी की गई थी। सेक्युलर तो हमारा देश हमेशा से था, अलग से सेक्युलर डालने की क्या जरूरत थी। सोशलिस्ट तो फंडामेंटल्स थे ही हमारे देश के, अलग से सोशलिस्ट डालने की क्या जरूरत थी। पर चलिए ठीक है, आज की डेट में सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अभी क्या है, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट सेक्युलर जोड़ दिया गया और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जोड़ दिया गया। तो इस ऑर्डर को याद रखिएगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में भी आ चुका है, एक्सप्लेन करने को कहा गया था इन सारे वर्ड्स को, ठीक है। तो इसका ऑर्डर आपसे पूछ सकते हैं, ये यूपी पीसीएस मेंस में आ रखे हैं, बीपीएससी प्रीलिम्स में आ रखे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं फ्रेंड्स ये धीरे धीरे हम देखते जाएंगे। तो सीक्वेंस तो आपको पता चल गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 का। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट, ये भाई सवाल है। कौन कौन के वर्ड्स को 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है, तो बताइए भैया कौन कौन से वर्ड्स को 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, पूरा बता चुका हूं ना। किसको किसको जोड़ा गया है फ्रेंड्स,
सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। देखिए तीन वर्ड्स को जोड़ा गया है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following describes India as a secular state? कौन इंडिया को एज अ सेक्युलर स्टेट डिस्क्राइब करता है? ऑब्वियसली बात है, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये सवाल कहाँ का है? यूपी पीसीएस मेंस 2005 का सवाल है। प्रियम्बल को कब अमेंड किया गया था? ठीक है, प्रियम्बल को किसके थ्रू, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको अमेंड किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे प्रियम्बल को अमेंड किया गया था। याद है आपको ये? ठीक है, ये भी आपका उत्तराखंड पीसीएस में आ रखा है ये वाला सवाल। प्रियम्बल वाज अमेंडमेंट बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, इंडिया एज ए रिपब्लिक का क्या मतलब है? ये जो इंडिया एज ए रिपब्लिक वाला क्वेश्चन है 43 फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1997 का क्वेश्चन है। इसका मतलब देखिए, इंडिया एज ए रिपब्लिक का बस एक ही मतलब है फ्रेंड्स। इसको आप यूके के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिए। यूके के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक शाही खानदान को बिलोंग करते हैं। वो बस नॉमिनल हेड होते हैं, उनके पास पावर कुछ नहीं होती, पर वो एक पावर सिंबल है और हमेशा चले आते हैं। पहले क्वीन थी, किंग होते हैं। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, इंडिया में कोई किंग, क्वीन, कोई रजवाड़ा नहीं, कोई डिग्निटी नहीं, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं, प्रिविलेजेस नहीं। इंडिया में सीधा सा सिंपल सा सीन है कि भाई जो हेड ऑफ द स्टेट भी है, हमारी हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, और हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा, भले ही उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली क्यों इलेक्ट किया जाता है, डायरेक्टली क्यों नहीं इलेक्ट किया जाता है, इसको मैं पहले पॉलिटिक वीडियो में समझा चुका हूं। तो प्रेसिडेंट भले ही इनडायरेक्टली इलेक्टेड है और उन लोगों के द्वारा इलेक्टेड है जिनको पीपल ने इलेक्ट किया, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया रिपब्लिक है, क्योंकि हमारे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44 पे ध्यान दीजिए। बीपीएससी प्रीलिम्स 1994 का क्वेश्चन है कि भाई पीपल्स सोवरेनिटी इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन से शब्दों से पता चलती है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पीपल्स सोवरेनिटी कौन से शब्दों में पता चलती है? तो यहाँ पे आपको हम लोग प्रीएम्बल ही खोल लेते हैं, ठीक है। प्रीएम्बल में आपको कुछ शब्द दिखाता हूं मैं आपको। वैसे तो आपको सीधे सीधे नजर आ गया होगा फ्रेंड्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, शुरू ही प्रीएम्बल की शुरुआत वी द पीपल ऑफ इंडिया से हुई है। मतलब हम पीपल से इंट्रोड्यूस करके इस चीज को शुरू किया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पीपल्स की सोवरेनिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन किस पे डिपेंड करता है? हमारे देश के लोगों पे डिपेंड करता है। ये यहाँ पे बता दें। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे बड़े सोवरेन कौन है? पीपल है, क्योंकि वो जब चाहे सरकार को बदल सकते हैं। यही हमारी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है। और ये वी द पीपल ऑफ इंडिया कहां दे रखा है? हमेशा दिमाग में छाप लीजिए, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। उसके बाद आगे आते हैं फ्रेंड्स की एक स्टेटमेंट है, ऑल पर्संस कंप्लीटली एंड इक्वली आर ह्यूमंस। ऑल पर्संस कंप्लीटली एंड इक्वली आर ह्यूमन, इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 का सवाल है ये प्रीलिम्स का। तो भाई इसको, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है यूनिवर्सलिज्म। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है यूनिवर्सलिज्म। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर इन इंडिया। ये यूपी पीसीएस मेंस 2005 का सवाल है। यहां देखिए फ्रेंड्स, हमारे देश के सेक्युलरिज्म की बात यह है कि हमारे यहाँ पे स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट रिलीजन में इंटरफियर नहीं करेगा, ठीक है। स्टेट रिलीजन में इंटरफियर कर सकता है अगर वो रिलीजन प्रॉपर परेशानी पैदा कर रहा है नॉर्मल लोगों की लाइफ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रिश्चियन मिशनरी जबरदस्ती जाके झांसा देके कन्वर्जन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। वहां पे स्टेट ये नहीं बोलेगा कि भाई हम सेक्युलर है तो रिलीजन के काम में तो हम इंटरफेयर करेंगे ही नहीं। तो स्टेट का इंटरफेरेंस रिलीजन में हो सकता है, लेकिन स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो मुस्लिम कंट्रीज में देखेंगे तो उनका स्टेट रिलीजन होता है। इंडिया में कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, और यहाँ पे यही है आपकी सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद एक सवाल बोला जाएगा यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 47 एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे ये पूछा गया है। उससे पहले फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन नंबर 47 पे जाने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर जस्टिस की बात की जाए हमारे प्रीएम्बल में, तो कितने तरीके के जस्टिस हैं हमारे प्रीएम्बल में? देखिए, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। तो कितने तरीके के, जो रिलीजियस जस्टिस हमारे प्रीएम्बल में नहीं है। ये सवाल आया था आपका यूपी पीसीएस में कि भाई प्रीएम्बल में कौन कौन से तरीके की जस्टिस है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, रिलीजियस जस्टिस नहीं है। तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल के अलावा कोई और जस्टिस आ जाए तो प्रीएम्बल के हिसाब से वो कौन सा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लिबर्टी पे आ जाते हैं, तो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इतने तरीके की लिबर्टी है। तो यूपी पीसीएस मेंस 2008 में क्वेश्चन आया कि भैया कौन सी लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है?
तो ऑप्शन दे रखा था लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ और इकोनॉमिक लिबर्टी। तो इकोनॉमिक लिबर्टी तो वैसे भी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये जो इकोनॉमिक लिबर्टी वाला सवाल है ना फ्रेंड्स, ये आईएएस प्रीलिम्स 2017 में भी आया है, इसलिए और जरूरी हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 क्यों इंपॉर्टेंट सवाल होता है? ये पूछा गया है यूपी पीसीएस मेंस 2015 में, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2008 में, यूपी पीसीएस मेंस 2013 में, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 में, बहुत से एग्जाम में सवाल पूछा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? ऑप्शंस बताता हूं क्या है। ऑप्शंस है आपके फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल हो जाता है। इसका आंसर है प्रीएम्बल। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कौन है? प्रीएम्बल। और किसके हिसाब से कहा गया है कि प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? के.एम. मुंशी के हिसाब से बोला गया है। के.एम. मुंशी ने कहा कि हमारा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? प्रीएम्बल है। के.एम. मुंशी ने एक और चीज बोली है कि प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ द सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? आंसर कौन है? के.एम. मुंशी। तो इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, किसने बोला? के.एम. मुंशी ने बोला है। और के.एम. मुंशी ने ही प्रीएम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना है। सुभाष कश्यप ने भी प्रीएम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है फ्रेंड्स, बी.आर. अम्बेडकर ने बोला है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल। तो जब हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी और जब खासकर बी.आर. अम्बेडकर जी की बात आएगी तो हार्ट एंड सोल कौन हो जाएगा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लेकिन जब आप सोल की बात करते हैं के.एम. मुंशी के हिसाब से, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रीएम्बल। ठीक है, याद रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्रेट डॉक्यूमेंट किसने बोला था? तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्रेट डॉक्यूमेंट बोला था हमारे बाबा साहब ने, बी.आर. अम्बेडकर जी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2012 में आया, तो पहले आया। इसका आंसर बस रट लीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर है बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फिर किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो ये था आपका केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये भाई बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का। आगे चलें। अगर इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाए तो इकोनॉमिक जस्टिस हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव है किसके अनुसार? ये आईएएस प्रीलिम्स 2013 का सवाल है फ्रेंड्स। तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, दूसरा ऑप्शन था प्रीएम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन था फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, चौथा था नन ऑफ द अबव। जब जस्टिस की बात हो रही है ना फ्रेंड्स, तो जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये तो प्रीएम्बल में लिख रखा है, तो प्रीएम्बल तो होगा ही होगा। और जस्टिस की रियल बात डीपीएसपी में कर रखी है, तो ये भाई आपका प्रीएम्बल में दे रखा है और डीपीएसपी में दे रखा है। तो आंसर था इसका ऑप्शन बी, द प्रीएम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं कि वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, चार ऑप्शन थे, प्रिविलेजेस, रिस्ट्रेंट, कंपटीशन, आइडियोलॉजी। तो ये क्वेश्चन यूपी आईएएस प्रीलिम्स 2017 का फिर से बोला, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन द सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, रिस्ट्रेंट्स, कंपटीशन, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी हो सकती है सोसाइटी में, रिस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल लगाए जाते हैं लोगों पे रिस्ट्रेंट्स, नहीं तो वो सड़क पे राड़ा करते घूमेंगे। कंपटीशन भी होता है, प्रिविलेजेस नहीं होते, प्रिविलेजेस आर एब्सेंट, किसी को भी एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। तो इक्वालिटी का मतलब ये है कि प्रिविलेज आपके पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये था फ्रेंड्स आपका प्रीएम्बल से रिलेटेड। देखिए प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ चीजें फ्रेंड्स मैं आपको और बता देता हूँ। प्रीएम्बल के बारे में आप एक चीज जान लीजिए कि प्रीएम्बल को कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रीएम्बल सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को डेसिफर करने में जरूर मदद करता है, लेकिन प्रीएम्बल को कोर्ट में आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते, पर फंडामेंटल राइट्स को जरूर कर सकते हो। तो ये था फ्रेंड्स आपका ये थर्ड पार्ट मेरी वीडियो का। आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हो। जल्दी ही मैं अगला पार्ट लेके आऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके थ्रू बताएं वीडियोस आपको कैसी लग रही हो सके तो अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल पे इन वीडियोस को जरूर शेयर कर दीजिएगा, काफी मदद मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।